अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के चौथे हिस्से के 10वें बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उसने क्या कहा? प्रोफेसर ड्यूमेडोस ने हैरत से मुझे घूर कर देखा। हम बाहर थे, सिगरेट पी रहे थे। मैं बता सकता हूँ कि वो पुरजोश था, क्योंकि उसने बगैर देखे अपना सिगार जमीन पर फेंक दिया था और बोला, अलीशिया सच में बोली? हाँ, नाकाबिले यकीन। तुमने ठीक कहा था। तुम सही थे और मैं गलत। बिल्कुल भी नहीं प्रोफेसर साहब, आपकी इजाजत के बगैर उसे देखना मेरे लिए मुनासिब न था। मुझे अफसोस है, बस मेरे पास एक खसलत थी। ड्यूमेडस मुस्कुराया और उसने मेरा जुमला मुकम्मल किया। तुमने अपनी खूबी की पैरवी की। मैं भी ऐसा ही करता थी हूँ। बहुत अच्छा। मैं इस बात को फैलाने के हक में नहीं था। हमें अभी तक इस बात पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। यह भी एक मरहले का अबूर है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। वो किसी भी वक्त वापस पलट सकती है या पीछे हट सकती है। ड्यूमोंडोस ने सर हिलाया। बिल्कुल सही। हमें जल्द अज जल्द एक बाज़ाब्ता जायजे का एहतमाम करना चाहिए और अलिशिया का इंटरव्यू करना चाहिए। उसे एक पैनल के सामने लाएं, तुम और मैं और ट्रस्ट का कोई फर्द। ऐसा जूलियन कर सकती है। वो काफी बेज़र है। आप बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये बहुत जल्दबाजी होगी। इस तरह की कोई भी चीज उसे डरा सकती है। हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि ट्रस्ट को इसका पता हो। नहीं, अभी नहीं। शायद वो दोबारा बात ना करे। चलो इंतजार करते हैं। अभी कोई भी ऐलान ना करे। अभी तक नहीं। ड्यूमेडोस ने सर हिलाया और राजी हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर रखा। बहुत अच्छे। मुझे तुम पर फख्र है। मैंने एक छोटा सा फख्र महसूस किया। एक बेटा जिसे उसके बाप ने मुबारकबाद दी हो। मैं ड्यूमेडोस को खुश करने, मुझ पर उसके ईमान को दुरुस्त साबित करने और उसको पुरफख्र बनाने वाली अपनी ख्वाहिश से आगाह था। मैंने थोड़ा जज्बाती महसूस किया। मैंने जज्बात छुपाने के लिए सिगरेट जलाया। अब क्या? अब तुम चलते रहो, अलीशिया के साथ काम जारी रखो। और अगर स्टेफनी को पता चल गया तो? स्टेफनी को भूल जाओ। मैं उसे संभाल लूंगा। तुम अलीशिया पर तवज्जो दो। और मैंने ऐसा ही किया। हम अगले सेशन के दौरान अलीशिया और मैंने मुसलसल बात की, या बल्कि अलीशिया ने ही बात की और मैंने सुना। इतनी खामोशी के बाद अलीशिया को सुनना एक अनजान और कुछ परेशान कन तजर्बा रहा। पहले तो वो हिचकिचाते हुए बोली, आरजी तौर पर अपनी उंगलियों पर चलने की कोशिश करती रही, जो काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसने जल्दी महसूस किया कि उसकी चुस्ती, कदमों और बोलने की रफ्तार में तेजी आ गई है। उसके लफ्जों में भी ऐसी रवानी आ गई जैसे वो कभी खामोश थी ही नहीं, जो कि वो एक अरसे से थी। सेशन खत्म हुआ तो मैं अपने दफ्तर में चला गया। मैं डेस्क पर बैठा और नकल कर रहा था जो कुछ उसने कहा। जो मेरे जहन में ताज़ा था, मैंने हर चीज को लफ्ज ब लफ्ज लिखा। उसे जितना मुमकिन हो सका दुरुस्त और ठीक तरीके से महफूज किया। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक नाकाबिले यकीन कहानी है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। 11वां बाब। अलीशा थेरेपी रूम में मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी। शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवालात हैं जिन्हें मैं वाज़ेह करना चाहूंगा। कोई जवाब नहीं। अलीशा ने अपनी नाकाबिले समझ नजर मेरी तरफ देखा। खास तौर पर मैं आपकी खामोशी को समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बोलने से इनकार क्यों किया। अलीशा इस सवाल पर मायूस लग रही थी। वो मुड़कर खिड़की पर बाहर देखने लगी। हम 1 मिनट तक किसी तरह खामोश बैठे रहे। मैंने इस बेयकीनी हालत पर काबू पाने की कोशिश की जो मैं महसूस कर रहा था। क्या ये पेशरफ्त आर्जी थी? क्या हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अलीशिया, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आपने मुझसे बात करना शुरू कर दी तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरा यकीन करो। कोई रद्द अमल नहीं। कोशिश करो, प्लीज। जब आपने इतनी जुर्रत दिखाई है तो हिम्मत ना हारें। बताएं, मुझे बताएं।
मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं बोलती। अलीशा ने पीछे मुड़कर मुझे ठंडी नजरों से देखा। वो धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं है। मैं उस पर यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि कहने को बहुत कुछ है। एक दफा कंधे उचकाना। शायद, शायद आप ठीक कह रही हैं। बताएं। वो हिचकिचाई। पहले पहल, जब गैब्रियल, जब वो मर गया। मैं नहीं कर सकी। मैंने कोशिश की लेकिन मैं बात नहीं कर सकी। मैंने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जैसे मैं ख्वाब में, जहां आप चीखने की कोशिश करते हैं लेकिन चीख नहीं सकते। आप सदमे की हालत में थी, लेकिन अगले चंद दिनों में आपको अपनी आवाज खुद की तरफ लौटती महसूस होगी। तब तक ये बेमानी लग रहा था। काफी देर हो चुकी थी, बहुत देर, अपने दिफा में बात करने के लिए। अलीशा ने मुझे अपनी निगाहों की गिरफ्त में ले लिया। उसके होंठों पर एक खुफिया मुस्कुराहट थी। वो बोली, नहीं, बताएं, आपने फिर से बात करना क्यों शुरू की। तुमको जवाब मालूम है। वाकई, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम यहां आए हो और इससे फर्क पड़ता है। तमाम फर्क पड़ गया। तमाम फर्क। अलीशा ने अपनी आवाज धीमी की और पलक झपकते हुए मेरी तरफ देखा। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसा महसूस होता है। ये अहम है। आप समझते हैं? मैं समझना चाहता हूं, इसलिए आपने मुझे डायरी दी है ना? क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं समझूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उस आदमी के बारे में आपकी कहानी पर यकीन नहीं करते थे। शायद आप सोच रही होंगी, मैं आप पर यकीन करता हूं। तुम तुमको मुझ पर यकीन है? ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि हकीकत का सादा सा बयान था। मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं आप पर यकीन करता हूँ। तो हम वहां से क्यों ना शुरू करें। आपकी लिखी हुई आखिरी डायरी में आपके घर में घुसने वाला शख्स को बयान किया गया है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने सर हिलाया। लेकिन ये वो नहीं था। कौन था? फिर कौन था? वो जैन फिलिक्स था। वो चाहता था, वो नुमाइश के बारे में बात करने आया था। आपकी डायरी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप आने वाले लोग, विजिटर्स के लिए सही दिमागी हालत में थी। अलीशा ने कंधे उचकाकर तस्लीम किया। क्या वो ज्यादा देर ठहरा था? नहीं, मैंने उसे जाने को कहा। वो नहीं चाहता था, वो परेशान था। वो मुझ पर थोड़ा सा चीखा लेकिन थोड़ी देर बाद चला गया। और फिर जैन फिलिक्स के जाने के बाद क्या हुआ? अलीशा ने सर हिलाया। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, अभी नहीं। अलीशा की आंखें एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखती रहीं। फिर वो सलाखों के पीछे से आसमान को देखते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। जिस तरह से वो अपना सर झुका रही थी, वो तकरीबन बेहुदा थी, और उसके मुंह के कोने से एक मुस्कुराहट उभरती हुई दिखाई दी। वो लुत्फानंदोज हो रही थी। मैंने सोचा जैसे मैं उसके इख्तियार में हूँ। आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती। कुछ नहीं। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। और हमने बात की। हमने लिडिया और पॉल के बारे में बात की, और उसकी माँ के बारे में, और मौसम गर्मा के बारे में, और जिसमें उसकी मौत हुई थी। हमने एलिशिया के बचपन और मेरे बारे में बात की। मैंने उसे अपने बाप और उस घर में परवरिश पाने के बारे में बताया। वो मेरे माजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए मुतजस्सिस लग रही थी, और इस चीज के बारे में भी जिसने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। मुझे ये सोचना याद है, अब वापस नहीं जाना है। हम थेरेपिस्ट और मरीज के दरमियान हर रुकावट को खत्म कर रहे थे। जल्द ही ये बताना नामुमकिन होगा कि कौन क्या है। 12वां बाब। अगली सुबह हम दोबारा मिले। अलीशिया उस दिन किसी न किसी तरह मुख्तलिफ लग रही थी। ज्यादा महफूज, ज्यादा मोहतात।
میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گیبریل کی موت کے دن کے بارے میں بات کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور غیر معمولی طور پر اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور آنکھوں سے رابطہ برقرار رکھا۔ وہ بغیر کوئی اشارہ کیے بولنے لگی، آہستہ آہستہ، سوچ سمجھ کر۔ اس نے خبرداری کے ساتھ ہر فکرے کا انتخاب کیا، جیسے وہ احتیاط سے کینوس پر برش استعمال کر رہی ہو۔ میں اس دوپہر اکیلی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے پینٹ کرنا ہے، لیکن دن بہت گرم تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کا سامنا کر سکتی تھی، لیکن میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا میں نے چھوٹا پنکھا لیا جو میں نے باغ والے اسٹوڈیو کے لیے خریدا تھا، اور پھر مجھے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ گیبریل تھا۔ وہ فون کر رہا تھا کہ وہ شوٹنگ سے دیر سے واپس آئے گا۔ کیا وہ عام طور پر بھی ایسا ہی کرتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ آج اسے دیر ہو جائے گی؟ الیشا نے مجھے ایک عجیب سی نظر دی، جیسے اسے یہ سوال عجیب لگا ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں نے سوچا کہ شاید اس نے کسی اور وجہ سے فون کیا ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری ڈائری سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری ذہنی حالت کے بارے میں فکر مند تھا۔ اوہ، الیشا نے کہا اور حیران رہ گئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ ہاں ہاں، شاید۔ مجھے افسوس ہے میں نے خود کو روکا۔ چلو، فون کال کے بعد کیا ہوا؟ الیشا ہچکچائی۔ میں نے اسے دیکھا۔ اسے؟ آدمی؟ میرا مطلب ہے، میں نے اس کا سایہ دیکھا جو کھڑکی سے منسلک تھا۔ وہ اندر تھا، اسٹوڈیو کے اندر، بالکل میرے پیچھے۔ الیشا نے آنکھیں موند لیں اور خاموش بیٹھی رہی۔ ایک طویل وقفہ تھا۔ میں نرمی سے بولا، کیا آپ اسے بیان کر سکتی ہیں وہ کیسا دکھتا تھا؟ اس نے آنکھیں کھولی، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ وہ لمبا اور مضبوط تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک سیاہ ماسک پہن رکھا تھا، لیکن میں اس کی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ وہ سیاہ سوراخوں جیسی تھی۔ اس میں بالکل بھی روشنی نہیں تھی۔ آپ نے اسے دیکھ کر کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس باورچی خانے میں پیسے ہیں، میرے بیگ میں، اور اس نے سر ہلا کر کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اور وہ ہنس پڑا، ایک خوفناک ہنسی، جیسے شیشہ ٹوٹا ہو۔ اس نے چاقو میرے گلے پر رکھا۔ بلیڈ کا تیز سرا میرے گلے پر میری جلد پر تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ گھر میں آگے چلنے کو کہا۔ الیشا نے اسے یاد کرتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے اسٹوڈیو سے باہر دالان میں لے گیا۔ ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ میں گلی کا دروازہ دیکھ سکتی تھی جو چند میٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں اس کے بہت قریب تھی اور میرے اندر کسی چیز نے قبضہ کر لیا۔ وہ میرے فرار ہونے کا واحد موقع تھا، تو میں نے اسے زور سے مارا اور اس سے الگ ہو گئی اور بھاگی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ اسے یاد کر کے مسکرا دی۔ چند سیکنڈ کے لیے میں آزاد تھی۔ اس کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ پھر وہ مجھ پر کود پڑا، میری پیٹھ پر۔ ہم زمین پر گر گئے۔ اس کا ہاتھ میرے منہ پر تھا اور میں نے اپنے گلے پر سرد چاقو محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں چلائی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ہم وہاں چند سیکنڈ کے لیے لیٹے رہے اور میں اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی، جس سے بدبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کھینچا اور گھر میں گھسیٹ کر لے گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں پھنس گئی تھی۔ الیشا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کے گال تمتما رہے تھے۔ میں فکر مند تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے اور میں اسے زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا آپ کو وقفے کی ضرورت ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ بتانے کے لیے کافی انتظار کیا ہے۔ میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کچھ دیر کا وقفہ اچھا خیال ہو سکتا ہے؟
वो हिचकिचाई। क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ? सिगरेट? मैं नहीं जानता था कि आप सिगरेट पीती हैं। मैं नहीं मैं नहीं पीती। क्या आप मुझे एक सिगरेट दे सकते हैं? आपको कैसे पता कि मैं सिगरेट पीता हूँ? मैं तुमसे सूंघ सकती हूँ। ओह। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करते हुए मुस्कुराया। ठीक है। मैं खड़ा हुआ। चलो बाहर चलते हैं। 13वां बाब। अहाता मरीजों से भरा हुआ था। वो सब अपने अपने ग्रोहों में घुल मिल गए थे और गपशप, बहस और सिगरेट नोशी कर रहे थे। कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे और खुद को गर्म रखने के लिए जमीन पर जोर से पैर मारकर चल रहे थे। अलीशा ने सिगरेट को अपनी लंबी और पतली उंगलियों के दरमियान पकड़कर होंठों पर रखा। मैंने उसका सिगरेट सुलगाया। जैसे ही शोले ने उसके सिगरेट की नोक को छुआ, वो सुर्ख हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें मेरी तरफ थीं। वो तकरीबन खुश लग रही थी। आप सिगरेट नहीं पियेंगे? या ये नामुनासिब है, किसी मरीज के साथ सिगरेट पीना? वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने सोचा, लेकिन वो दुरुस्त थी। किसी भी कानून ने अमले के मेंबर और मरीज को एक साथ सिगरेट पीने पर मना नहीं किया था। लेकिन अगर अमला तंबाकू नोशी करता था तो वो अमारत के फायर एस्केप पर जाकर ऐसा करता था। उन्होंने यकीनी तौर पर मरीज के सामने ऐसा नहीं किया। यहाँ सहन में खड़े होकर उसके साथ सिगरेट नोशी करना गुनाह के तौर पर महसूस हुआ। मैं शायद इसका तसव्वुर कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हमें देखा जा रहा है। मैंने खिड़की से क्रिश्चियन को हमारी जासूसी करते हुए महसूस किया। मुझे उसके अल्फाज याद थे। बॉर्डर लाइन गुमराहकन होती है। मैंने लीशा की आंखों में देखा। वो गुमराहकन नहीं थी, लेकिन वो दोस्ताना भी नहीं थी। उन आंखों के पीछे एक बहुत बड़ी सोच चल रही थी, एक तेज जहानत जो अभी जाग रही थी। अलिशिया ब्रैनसन एक कुव्वत थी जिसका तसव्वुर किया जा सकता था। मुझे अब बात समझ में आ गई थी। शायद इसलिए क्रिश्चियन ने उसे पुरसुकून रखने की जरूरत महसूस की थी। क्या वो उससे खौफजदा था कि वो क्या कर सकती है, क्या कह सकती है? मैं खुद उससे थोड़ा सा खौफ महसूस किया। खौफजदा नहीं, बिल्कुल, लेकिन होशियार, परेशान। मैं जानता था कि मुझे अपने कदम संभालने होंगे। क्यों नहीं? मैंने कहा। मैं भी पीता हूँ। मैंने सिगरेट मुंह में डालकर सुलगाया। हमने एक लम्हे के लिए खामोशी से तंबाकू नोशी की। आंखों का राब्ता बरकरार रखा, एक दूसरे से सिर्फ चंद इंच दूर रहे, जब तक कि मैंने एक अजीबोगरीब शर्मिंदगी महसूस नहीं की। अपनी निगाहें न हटाई। मैंने सहन की तरफ इशारा करके बात को टालने की कोशिश की। क्या हम चलकर बात करें? अलीशा ने सर हिलाया। ठीक है। हम सहन के चारों तरफ दीवार के गिर्द घूमने लगे। दूसरे मरीज हमें देख रहे थे। मुझे ताज्जुब था वो क्या सोच रहे हैं। अलीशिया लापरवाह लग रही थी। ऐसा लगता था कि वो उन पर तवज्जो नहीं देती थी। हम एक लम्हे के लिए खामोशी से चलते रहे। आखिरकार उसने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं? अगर आप चाहती हैं, हाँ। क्या आप तैयार हैं? अलीशा ने सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। जब आप घर के अंदर गई थी तो क्या हुआ था? उस आदमी ने कहा। उसने कहा कि वो ड्रिंक करना चाहता है। चुनाचा मैंने उसे गैब्रियल की एक बियर दी। मैं बियर नहीं पीता। मेरे पास घर में और कुछ नहीं था। और फिर वो बोला। क्या कहा? मुझे याद नहीं। वाकई? हाँ। वो खामोश हो गई। मैंने उसे इशारा करने से पहले, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता था, इंतजार किया। चलें, जारी रखें। आप बावर्ची खाने में थी। आप कैसा महसूस कर रही थी? मैं नहीं। मुझे कुछ भी महसूस करना याद नहीं है। मैंने सर हिलाया। वो शायद कशीदगी का रद्द अमल था, कोई गैर मामूली हालत नहीं थी। जब हम पर हमला होता है तो एक तीसरा, इतना ही आम रद्द अमल होता है। हम जम जाते हैं। मैं जमी नहीं थी। नहीं, नहीं। उसने मुझ पर एक बेरहमाना नजर डाली।
मैं खुद को तैयार कर रही थी। मैं तैयार हो रही थी लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए। मैं समझ गया। अच्छा, और आप उसे किस चीज से मारने का इरादा कर रही थी? गैब्रियल की बंदूक से। मैं जानती थी कि मुझे बंदूक तक पहुंचना है। क्या बंदूक बावर्ची खाने में थी? आपने उसे वहां रखा था। यही आपने डायरी में भी लिखा है। अलीशा ने सर हिलाया। हाँ, खिड़की के पास अलमारी में। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट के धुएं की एक लंबी लकीर को हवा में उड़ा दिया। मैंने उसे बताया कि मुझे पानी की जरूरत है। मैं गिलास लेने गई। मैं बावर्ची खाने से गुजरी, जिसका फासला सिर्फ चंद कदम था। कदम ब कदम मैं अलमारी के पास पहुंची। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने उसे खोला और अलमारी खाली थी। वहां बंदूक नहीं थी। और फिर मैंने उससे कहते सुना, ग्लास आपके दाएं तरफ अलमारी में है। मैंने मुड़कर देखा और बंदूक वहां थी, उसके हाथ में। वो उसे मेरी तरफ तान कर हंस रहा था। और फिर आप क्या सोच रही थी? वो मेरा फरार होने का आखिरी मौका था और अब वो मुझे मारने वाला था। क्या आपको यकीन था कि वो आपको मार देगा? मैं जानती थी कि वो मुझे मार देगा। तो फिर उसने देर क्यों की? उसने घर में दाखिल होते ही ऐसा क्यों नहीं किया? अलीशा ने जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे हैरत हो रही थी कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब मैं छोटी थी, आंटी लिडिया के पास एक बिल्ली का बच्चा हुआ करता था। एक चतकबरी बिल्ली। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो जंगली थी और कभी कभी अपने पंजों से मुझ पर हमला कर देती थी। वो बेरहम और जालिमाना थी। क्या जानवर रजलत से हटकर काम नहीं करते? क्या वो जालिम हो सकते हैं? अलीशा ने गौर से मेरी तरफ देखा। वो जालिम हो सकते हैं। और वो थी। वो खेत से चीजें लेकर आती थी, चूहे या छोटे परिंदे जो उसने पकड़े होते थे, और वो हमेशा आधे जिंदा होते थे, जख्मी लेकिन जिंदा। वो उन्हें ऐसे ही रखती और उनके साथ खेलती। मैं समझ गया। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे आप कह रही हैं कि आप उस आदमी का शिकार थी, कि वो तुम्हारे साथ कोई घटिया खेल खेल रहा था। क्या ये सही है? अलीशा ने अपने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर गिराकर उस पर कदम रखा। मुझे एक और सिगरेट दो। मैंने उसे पैकेट दे दिया। उसने एक सिगरेट निकाला और खुद ही सुलगा लिया। वो एक लम्हे के लिए सिगरेट पीती रही। गैब्रियल 8 बजे घर आ रहा था, जिसमें अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं वॉल क्लॉक को घूर रही थी। क्या बात है? उसने कहा। क्या तुमको मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं? उसने बंदूक से मेरे जिस्म पर हमला किया, उसे मेरे बाजुओं पर ऊपर नीचे रगड़कर। वो याद से कांप गई। मैंने कहा कि गैब्रियल किसी भी लम्हे घर आने वाला है। तो क्या? उसने पूछा। क्या वो तुम्हें बचाएगा? फिर उसने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ वॉल क्लॉक को घूरती रही। और फिर मेरे फोन की घंटी बजी। वो गैब्रियल था। उसने मुझे फोन का जवाब देने को कहा। उसने बंदूक मेरे सर पर रखी हुई थी। और गैब्रियल ने क्या कहा? उसने कहा उसने कहा कि वो शूटिंग एक डरावने ख्वाब में बदल रही है, इसलिए मुझे उसके बगैर खाना खाना चाहिए। वो 10 बजे तक वापस नहीं आएगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा, मेरे शौहर घर आ रहे हैं। वो चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं। तुमको अभी जाना चाहिए, इससे पहले कि वो आ जाए। वो आदमी सिर्फ हंसा, लेकिन उसने उसे कहते सुना कि वो 10 बजे तक वापस नहीं आ पाएगा। उसने कहा, मेरे पास कत्ल करने के लिए घंटे हैं। कोई रस्सी लाओ। उसने कहा, टेप या कुछ और। मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। मैं जानती थी कि अब ये सब फजूल है। मैं जानती थी कि ये सब कैसे खत्म होने वाला है। अलीशा ने बात रोककर मेरी तरफ देखा। मैं उसकी आंखों में जज्बा देख सकता था।
मैंने सोचा कि क्या मैं उसको बहुत ज्यादा जोर देने पर मजबूर कर रहा हूँ। शायद हमें एक वक्फा लेना चाहिए। नहीं, मुझे बात खत्म करनी है, मुझे बोलने दे। वो अब तेजी से बोल रही थी। मेरे पास कोई रस्सी नहीं थी, इसलिए उसने कैनवस लटकाने वाली तार ली। वो मुझे नशिस्तगाह में ले गया। उसने डाइनिंग टेबल के नीचे से एक कुर्सी निकाली और मुझे बैठने को कहा। उसने मुझे कुर्सी से बांधकर मेरे टखनों के गिर्द तार लपेटना शुरू कर दी। मैं उन तारों को अपने अंदर काटता हुआ महसूस कर सकती थी। प्लीज, मैंने कहा, प्लीज। लेकिन उसने सुना नहीं। उसने मेरी कलाइयां मेरी पीठ के पीछे बांध दी। तब मुझे यकीन था कि वो मुझे मारने वाला था। काश, काश वो मुझे मार देता। उसने जमीन पर थूक दिया। मैं उसकी सख्ती से चौंक गया। आप क्यों मरना चाहती नहीं? क्योंकि उसने जो कुछ किया वो बदतर था। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि वो रोने वाली है। मैं उसे पकड़ने, उसे अपनी बाहों में लेने, उसे चूमने, उसे यकीन दिलाने, उससे वादा करने की ख्वाहिश की कि वो महफूज है, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सुर्ख ईंटों की दीवार पर सिगरेट मसल दिया। लगता है कि आपको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मैं खुद आपका ख्याल रखना चाहता हूँ, अलीशिया। नहीं। उसने मजबूती से सर हिलाया। मैं तुमसे ये नहीं चाहती। आप क्या चाहती हैं? अलीशा ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और वापस अंदर चली गई। 14वां बाब। मैंने थेरेपी रूम की लाइट जलाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने मुड़कर देखा तो अलीशिया पहले ही बैठ चुकी थी, लेकिन अपनी कुर्सी पर नहीं, वो मेरी कुर्सी पर बैठी थी। आमतौर पर मैं उसकी इस तरह के बर्ताव को जाहिर करने के मायने के बारे में सोचता, लेकिन मैंने बहरहाल ऐसा नहीं किया। अगर मेरी कुर्सी पर बैठने का मतलब ये है कि वो मुझसे ज्यादा ताकत रखती है तो ठीक है। उसने जो किया ठीक है। मैं उसकी कहानी के इख्तिताम तक पहुंचने के लिए बेचैन था। अब जबकि हम नतीजे के बहुत करीब थे तो मैं सिर्फ बैठ गया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। उसने आधी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल साकित हो गई। आखिरकार उसने कहा, मुझे कुर्सी से बांध दिया गया था और जब भी मैं इधर उधर हरकत करती तो तार मेरी टांगों में गहरी और काटती जाती और उनमें से खून निकल आया। मुझे अपने ख्याल की बजाय जख्मों पर तवज्जो मरकूज करने से राहत मिल रही थी। मेरे ख्यालात बहुत खौफनाक थे। मैंने सोचा कि मैं गैब्रियल को दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी। आगे क्या हुआ? ऐसा महसूस हुआ हम वहां सारी उम्र ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये बहुत अजीब बात है। मैंने हमेशा खुद को सर्द एहसास के तौर पर सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आग की तरह जलता है। कमरे में बहुत गर्मी थी। खिड़कियां बंद थी और पर्दे खींचे हुए थे। फिर भी गर्म हवा लग रही थी। पसीने के मोती मेरी पेशानी से नीचे उतरकर मेरी आंखों से टपक रहे थे। उससे मुझे शराब और पसीने की बदबू आ रही थी, जो वो पी रहा था और बातें भी कर रहा था। वो बोलता रहा। मैंने उसकी बहुत सी बातें नहीं सुनी। मुझे एक बड़ी मक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दी, जो पर्दे पर खिड़की के दरमियान गूंज रही थी। वो फंस गई थी और शीशे से टकरा रही थी। धड़ धड़ धड़। उसने मेरे और गैब्रियल के बारे में सवालात पूछे। हमारी मुलाकात कैसे हुई? हम कितने अरसे तक साथ रहे? हम खुश थे? मैंने सोचा कि अगर मैं उससे बात करती रहूं तो मेरे पास जिंदा रहने का बेहतर मौका है। तो मैंने उसके सवालात का जवाब दिया। अपने बारे में, गैब्रियल के बारे में, मेरे काम के बारे में। उसने जो कुछ पूछा मैंने बताया, ताकि वक्त मिल सके। मैं वॉल क्लॉक पर तवज्जो मरकूज करती रही, उसकी टिक टिक सुनती रही, और फिर अचानक 10 बज गए, और फिर 10:30, और गैब्रियल अभी तक घर नहीं आया था। उसने देर कर दी है, उसने कहा। शायद वो नहीं आ रहा। वो आ रहा है, मैंने कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ
तुमको कंपनी दे रहा हूं। और फिर 11 बज गए और मैंने बाहर कार की आवाज सुनी। आदमी ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। वक्त की इतनी पाबंदी, उसने कहा। आगे जो हुआ, अलीशिया ने कहा, तेजी से हुआ। उस आदमी ने अलीशिया को पकड़ा और उसकी कुर्सी को ऐसे घुमाया कि उसका रुख दरवाजे की तरफ हो गया। उसने कहा कि वो गैब्रियल के सर में गोली मारेगा और अगर वो एक लफ्ज भी बोली या कोई भी आवाज की तो फिर वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद लाइटें बुझ गईं और हर सिमत अंधेरा छा गया। दालान में सामने वाला दरवाजा खुला फिर बंद हो गया। अलीशिया, गैब्रियल ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा उसका नाम पुकारा। वो नशिस्तगाह में चला गया और उसे आतिशदान के पास बैठा देखा। उसका चेहरा आतिशदान की तरफ था जबकि पीठ सामने थी। तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? गैब्रियल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। अलीशिया। अलीशिया खामोश रहने के लिए लड़ रही थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी और वो अपने सामने कमरे के कोने में साए में आदमी की चमकती हुई बंदूक देख सकती थी। वो गैब्रियल की तरफ इशारा कर रहा था। अलीशिया उसकी खातिर खामोश रही। अलीशिया। गैब्रियल उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? जैसे ही गैब्रियल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो शख्स अंधेरे से उचक कर सामने आ गया। अलीशिया ने चीख मारी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और गैब्रियल को फर्श पर गिरा दिया गया था। उसके ऊपर आदमी था। उसने बंदूक को हथौड़े की तरह उठाया और एक बार, दो बार, तीन बार एक बीमार आवाज के साथ गैब्रियल के सर पर मारता गया और वो बेहोश हो गया। उससे खून बहने लगा। उस शख्स ने गैब्रियल को खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसने तार का इस्तेमाल करते हुए उसे बांधा। होश में आते ही गैब्रियल ने हलचल मचा दी। क्या बात है? क्या? उस आदमी ने बंदूक उठाई जिसका निशाना गैब्रियल की तरफ था। गोली चली थी। एक और, फिर एक और। अलीशिया चीखने लगी। वो शख्स फायरिंग करता रहा। उसने गैब्रियल के सर में 6 गोलियां मारी। फिर उसने बंदूक फर्श पर फेंक दी और कुछ कहे बगैर चला गया।